दोस्तों, क्या आप एक ऐसे इस्लामी मुल्क के बारे में जानते हैं जहां सड़कों पर गंदगी ढूंढने से भी नहीं मिलती, जहां रातें जागती हैं और दिन सोते हैं, जहां हुकूमत नौजवानों को शादी के लिए ज़मीन देती है, जहां एक ऐसा बाज़ार लगता है जिसमें मर्दों का दाखिला मना है और जहां आज भी हज़ारों बलोच ख़ानदान ओमानी शहरियत रखते हैं। आज की ये वीडियो आपको अरब दुनिया के उस पुरस्रार, खूबसूरत और हैरानकुन मुल्क की सैर करवाएगी जिसे पर्ल ऑफ अरबिया यानी अरब दुनिया का मोती कहा जाता है। और यकीन माने, इस वीडियो में कुछ ऐसी हकीकतें सामने आएंगी जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि दुनिया भर की ऐसी हैरानकुन और मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सल्तनत ओमान की, एक ऐसा मुल्क जो अरब जजीरा नुमा के जुनूब मशरक़ में वाक़ है और अपनी खूबसूरती, सुकून और शानदार तहज़ीब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ओमान का कुल रकबा तकरीबन 3,95,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें सऊदी अरब, यमन और मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलती हैं, जबकि समंदर के रास्ते उसका राब्ता ईरान और पाकिस्तान से भी जुड़ता है। हर साल दुनिया भर से तकरीबन 31 लाख सयाह ओमान की सैर के लिए आते हैं और जैसे ही कोई शख्स मस्कत की साफ़ सुथरी सड़कों, सफ़ेद इमारतों और पुरसुकून माहौल को देखता है तो हैरान रह जाता है। यहाँ की इमारतों का सफ़ेद रंग सूरज की रोशनी में ऐसे चमकता है जैसे किसी ने पूरे शहर पर मोतियों की चादर बिछा दी हो। यही वजह है कि ओमान को दुनिया के खूबसूरत तरीन और पुरअमन अरब ममालिक में शुमार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ओमान सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, इस मुल्क के पीछे ऐसी तारीख, ऐसी रिवायात और ऐसे राज छुपे हैं जो इसे बाकी अरब दुनिया से बिल्कुल मुनफरिद बनाते हैं। दोस्तों, आज जब दुनिया ओमान को एक पुरअमन, जदीद और खुशहाल मुल्क के तौर पर देखती है तो शायद ही किसी को अंदाज़ा हो कि सिर्फ चंद दहाइयाँ पहले यही मुल्क दुनिया के सबसे पसमानदा अरब ममालिक में शुमार होता था। आज जिस ओमान की सड़कें चमकती हैं, जहां जदीद अस्पताल, खूबसूरत एयरपोर्ट्स और शानदार इमारतें मौजूद हैं, एक वक्त था जब यहाँ न मुनासिब स्कूल थे, न अस्पताल और न ही तरक्की के आसार। 1970 से पहले ओमान पर सुल्तान सईद बिन तैमूर की हुकूमत थी। वो एक सख्त मिजाज हुक्मरान समझे जाते थे जो बैरूनी दुनिया से ज़्यादा ताल्लुकात पसंद नहीं करते थे। उस दौर में ओमान के कई इलाकों में बिजली तक मौजूद नहीं थी। लोग ऊँटों और कश्तियों के ज़रिए सफ़र करते थे, जबकि जदीद सड़कें तकरीबन न होने के बराबर थीं। कहा जाता है कि उस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ चंद किलोमीटर पक्की सड़क मौजूद थी। मुल्क में तालीम की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब थी। सिर्फ चंद स्कूल थे और ज़्यादातर लोग बुनियादी तालीम से भी महरूम थे। लेकिन फिर तारीख़ ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने ओमान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। 1970 में सुल्तान काबूस बिन सईद ने इक़्तिदार संभाला। ये लम्हा ओमान की तारीख़ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सुल्तान काबूस ने इक़्तिदार में आते ही ऐलान किया कि ओमान को जदीद दुनिया के बराबर लाया जाएगा। उन्होंने पूरे मुल्क में तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। दोस्तों, चंद ही सालों में ओमान में सड़कों का जाल बिछा दिया गया। दूर दराज देहातों तक बिजली पहुंचाई गई। अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तामीर की गईं। हज़ारों नौजवानों को बैरून मुल्क तालीम के लिए भेजा गया ताकि वो वापस आकर अपने मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। सुल्तान काबूस की सबसे ख़ास बात ये थी कि वो सिर्फ तरक्की नहीं चाहते थे, बल्कि वो ओमान की तहज़ीब और इस्लामी शनाख्त को भी महफूज रखना चाहते थे। इसीलिए आज भी ओमान में जदीदियत के बावजूद अरब सकाफ़त वाज़े तौर पर नज़र आती है। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि ओमान में तरक्की के बावजूद जराइम की शरह इंतहाई कम है। यहाँ लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं और कानून की पाबंदी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। ओमान की मईशत ज़्यादातर तेल और गैस पर कायम है। मुल्क के मशरक़ी इलाकों में मौजूद बड़े ऑयल फील्ड्स ने ओमान को बेहद खुशहाल बना दिया। इसी दौलत की बदौलत हुकूमत अपने शहरियों को बेशुमार सहूलियात फराहम करती है। यहाँ शहरियों से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। जी हाँ दोस्तों, ओमान के आम शहरी अपनी तनख्वाह पर हुकूमत को इनकम टैक्स अदा नहीं करते और यही वजह है कि यहाँ के लोग माली तौर पर काफ़ी मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, ओमान के बारे में एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि अगर किसी नौजवान की आमदनी कम हो तो हुकूमत उसकी मदद करती है।
اور جب نوجوان شادی کے قابل ہوتا ہے تو حکومت بعض اوقات گھر بنانے کے لیے زمین بھی فراہم کرتی ہے۔ سوچئے، ایک ایسا ملک جہاں حکومت نوجوانوں کے مستقبل کی ذمہ داری اٹھاتی ہو۔ یہ بات واقعی حیران کر دینے والی ہے۔ آج عمان کا شمار دنیا کے پرسکون ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں اتنی صاف ہیں کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ہر عمارت ایک خاص انداز میں تعمیر کی جاتی ہے تاکہ پورا شہر خوبصورت اور منظم نظر آئے۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ جو بھی شخص عمان جاتا ہے وہ وہاں کے سکون، صفائی اور خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر عمان کی اصل خوبصورتی کسی چیز میں چھپی ہوئی ہے تو وہ وہاں کے لوگ ہیں۔ عمانی لوگ اپنی مہمان نوازی، نرم مزاجی اور پرسکون طبیعت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ یہاں کے لوگ شور شرابہ، لڑائی جھگڑے اور بدتمیزی سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمان کا ماحول باقی عرب ممالک کے مقابلے میں زیادہ خاموش، مہذب اور پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، عمان کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوگا۔ نہ بے ہنگم ٹریفک، نہ چیختی ہوئی آوازیں اور نہ ہی سڑکوں پر ہنگامہ آرائی۔ یہاں قانون کی خلاف ورزی کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ بازاروں یا عوامی مقامات پر شور شرابہ کرنا یا لڑائی کرنا سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ اسی لیے عمان کو دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، عمان اور پاکستان، خصوصاً بلوچستان کا تعلق بھی بہت پرانا اور دلچسپ ہے۔ صدیوں پہلے بلوچستان اور عمان کے درمیان سمندری تجارت ہوا کرتی تھی۔ اسی تعلق کی وجہ سے آج بھی ہزاروں بلوچ خاندان عمان میں آباد ہے۔ بہت سے بلوچ افراد کے پاس عمانی شہریت موجود ہے اور کئی نسلوں سے وہیں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تک کہ عمان کی فوج اور سرکاری اداروں میں بھی بلوچ افراد خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے عمان میں بلوچی زبان اور ثقافت کے اثرات آج بھی واضح نظر آتے ہیں۔ دوستو، ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ عمانی لوگ پاکستانیوں، خصوصاً بلوچوں کو کافی عزت اور احترام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی بڑی تعداد میں پاکستانی عمان میں روزگار کے لیے مقیم ہیں۔ اور دوستو، اب یہاں میں آپ سب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ یہ ویڈیو دنیا کے کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں؟ اپنا شہر اور ملک کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور جواب دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ دوستو، عمان کی راتیں بھی باقی عرب دنیا سے کافی مختلف ہیں۔ یہاں دبئی یا دوحہ جیسی تیز میوزک والی پارٹیاں اور شور شرابہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ عمان میں نائٹ لائف خاموشی، تہذیب اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے۔ لوگ رات کے وقت کیفے، ساحل سمندر یا فیملی گیدرنگز میں وقت گزارنا پسند کرتے ہیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے عمان میں بہت سے تعمیراتی کام رات کے وقت کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمان کی راتیں جاگتی ہیں جبکہ دن سوتے ہیں۔ دوستو، عمانی لوگ اپنی روایات سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہاں آج بھی مہمانوں کو کھجور اور قہوہ پیش کرنا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی عمانی گھر میں جائیں تو وہاں لوبان کی خوشبو ضرور محسوس کریں گے۔ لوبان یعنی فرینکنسنس عمان کی پہچان بن چکا ہے۔ صبح کے وقت لوگ اسے جلا کر پورے گھر میں خوشبو پھیلاتے ہیں۔ اور دوستو، شاید یہی وجہ ہے کہ عمان آنے والے سیاح صرف اس کی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں کے اخلاق اور مہمان نوازی کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں۔ دوستو، عمان کو صرف خوبصورتی یا ثقافت کی وجہ سے نہیں جانا جاتا بلکہ اس کی مضبوط معیشت بھی دنیا بھر میں توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ایک ایسا عرب ملک ہے جہاں دولت، سکون اور نظم و ضبط ایک ساتھ نظر آتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے لوگ عمان کی مثال دیتے ہیں۔ دوستو، عمان کی معیشت کی سب سے بڑی طاقت اس کے تیل اور گیس کے ذخائر ہیں۔ ملک کے مشرقی علاقوں میں دنیا کے بڑے آئل فیلڈز موجود ہیں جنہوں نے عمان کو بے حد خوشحال بنا دیا۔ یہی تیل عمان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مچھلیوں، کھجوروں اور سمندری تجارت سے بھی عمان کو اربوں ڈالر کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، عمان کی کرنسی عمانی ریال دنیا کی طاقتور ترین کرنسیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ایک عمانی ریال پاکستانی روپوں میں سینکڑوں روپے کے برابر بنتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 1970 کی دہائی سے پہلے عمان میں بھارتی روپیہ استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں سلطان قابوس نے عمانی ریال متعارف کروایا اور آج یہ دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں شامل ہے۔ دوستو، عمان کی خوشحالی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں شہریوں سے انکم ٹیکس نہیں لیا جاتا۔ جی ہاں، عمان کے لوگ اپنی تنخواہ پر حکومت کو انکم ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہاں کے شہری نسبتاً بہتر مالی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، عمان کے قوانین بھی انتہائی منفرد اور سخت ہیں۔
यहाँ सड़कों पर शोर शराबा करना, लड़ाई करना या अवामी मकामात पर हंगामा आराई सख्त नापसंद की जाती है। अगर कोई शख्स कानून तोड़े तो उसे भारी जुर्माना या जेल तक हो सकती है। इसी वजह से ओमान को दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। दोस्तों, ओमान में सफाई का निज़ाम भी हैरानकुन हद तक बेहतरीन है। यहाँ की सड़कें इतनी साफ होती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाए। लोग अपने घरों, बाजारों और गलियों को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इसीलिए ओमान आने वाले सयाह अक्सर कहते हैं कि यहाँ की सड़कें किसी ख्वाब की दुनिया जैसी महसूस होती हैं। दोस्तों, ओमान की एक और हैरानकुन बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर इमारतें सफ़ेद रंग की होती हैं और हुकूमत ने कई इलाकों में इमारतों की ऊंचाई महदूद कर रखी है ताकि शहर की खूबसूरती ख़राब न हो। इसी वजह से मस्कत शहर की तमाम इमारतें एक जैसी, मुनज़्ज़म और खूबसूरत दिखाई देती हैं। दोस्तों, ओमान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कई इलाकों में दर्जा हरारत ख़तरनाक हद तक बढ़ जाता है। इसी वजह से तामीराती काम और मजदूरी अक्सर रात के वक्त की जाती है। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि ओमान की रातें जागती हैं जबकि दिन सोते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग आराम, सुकून और इज्जत को बहुत अहमियत देते हैं। होटलों और रेस्टोरेंट्स में टिप देना आम नहीं, लेकिन इसके बावजूद लोग बेहतरीन सर्विस फराहम करते हैं। और शायद यही चीज़ ओमान को बाकी अरब ममालिक से मुख्तलिफ बनाती है, जहाँ दौलत के साथ साथ तहजीब, सुकून और नज़्म व ज़ब्त भी नज़र आता है। दोस्तों, अब हम आपको ओमान की तारीख का वो बाब बताने जा रहे हैं जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सियासत बदल कर रख दी। ये कहानी है गवादर की, एक ऐसी बंदरगाह की जिसे आज दुनिया पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब गवादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि सल्तनत ओमान के ज़ेर असर था। जी हाँ दोस्तों, सदियों पहले ओमान एक ताकतवर बहरी सल्तनत समझा जाता था। उसके तिजारती जहाज़ अफ्रीका, ईरान, भारत और बलूचिस्तान तक सफ़र करते थे। इसी दौरान ओमान ने बलूचिस्तान के साहिली इलाकों, खुसूसन गवादर पर अपना असर और रसूख कायम कर लिया। गवादर कई सालों तक ओमानी सल्तनत के कब्ज़े में रहा। यहाँ ओमानी गवर्नर मुकर्रर किए जाते थे और मकामी लोग ओमानी हुकूमत के मातहत ज़िंदगी गुजारते थे। दोस्तों, अगर आप कभी ओमान जाएं और इसके दारुल हुकूमत मस्कत में कदम रखें तो शायद पहली ही नज़र में आपको ऐसा महसूस हो जैसे आप किसी ख्वाबों के शहर में दाखिल हो गए हों। ये शहर ना सिर्फ ओमान का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है बल्कि पूरे अरब दुनिया के पुरसुकून तरीन शहरों में भी शुमार किया जाता है। तकरीबन 15 लाख आबादी वाला मस्कत अपनी सफाई, खामोशी, सफ़ेद इमारतों और हसीन समंदरी नज़ारों की वजह से दुनिया भर के सयाहों को हैरान कर देता है। दोस्तों, मस्कत की सबसे हैरानकुन बात यह है कि यहाँ की तकरीबन तमाम इमारतें सफ़ेद रंग में नज़र आती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर को एक ही रंग में ढाल दिया गया हो। और इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह मौजूद है। सुल्तान काबूस ने हुक्म दिया था कि शहर की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए इमारतों को एक ख़ास अंदाज में तामीर किया जाए। इसीलिए आज भी मस्कत में ज़्यादातर इमारतें एक जैसी ऊंचाई और सफ़ेद रंग में नज़र आती हैं। यहाँ बहुत कम इमारतें 5 मंजिल से ऊंची हैं, क्योंकि ओमानी हुकूमत नहीं चाहती कि शहर की कुदरती खूबसूरती और रिवायती अंदाज मुतासिर हो। दोस्तों, जैसे ही सूरज की रोशनी उन सफ़ेद इमारतों पर पड़ती है तो पूरा शहर मोतियों की तरह चमकने लगता है। और शायद यही वजह है कि ओमान को पर्ल ऑफ अरबिया यानी अरब दुनिया का मोती कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, मस्कत की असल शान सिर्फ इसकी इमारतें नहीं बल्कि इसकी अजीम-उश-शान मसाजिद भी हैं। और उन सब में सबसे ज़्यादा मशहूर है सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद ना सिर्फ ओमान बल्कि पूरी दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 6 साल लगे। कहा जाता है कि इस मस्जिद के लिए ख़ास पत्थर भारत से मंगवाए गए थे, जबकि दुनिया भर के माहिर कारीगरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही इंसान हैरत में डूब जाता है। इसके झूमर, संगे मरमर, दीवारों की नक्शो निगारी और पुरसुकून माहौल दिल को अजीब सुकून देते हैं। लेकिन इस मस्जिद की सबसे हैरानकुन चीज़ वो अजीम-उश-शान कालीन है जो दुनिया के बड़े हाथ से बने कालीनों में शुमार किया जाता है। ये कालीन तकरीबन 600 औरतों ने 4 साल की मुसलसल मेहनत से तैयार किया था। इसका वज़न हज़ारों किलोग्राम बताया जाता है। जब लोग पहली बार उसे देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा कालीन हाथ से कैसे बनाया गया होगा। दोस्तों, मस्जिद के अंदर मौजूद अजीम-उश-शान फानूस भी दुनिया के बड़े फानूसों में शुमार किए जाते हैं। रात के वक्त जब रोशनी उन झूमरों से टकराती है तो पूरी मस्जिद किसी शाही महल का मंजर पेश करने लगती है। लेकिन दोस्तों,
ओमान की खूबसूरती सिर्फ मसाजिद या इमारतों तक महदूद नहीं। अगर आप मस्कत की गलियों से गुजरें तो एक खास खुशबू हर तरफ महसूस होगी। ये खुशबू है लुबान यानी फ्रैंकिनसेंस की, जो ओमान की पहचान बन चुकी है। सदियों पहले लुबान को सोने से भी ज्यादा कीमती समझा जाता था। ये खुशबू शाही महल्लात, इबादतगाहों और बादशाहों के कमरों में इस्तेमाल की जाती थी। आज भी ओमान के लोग सुबह के वक्त कोयलों पर लुबान जलाकर पूरे घर में इसकी खुशबू फैलाते हैं। अगर आप किसी ओमानी घर में जाएं तो अक्सर आपका इस्तकबाल खजूर, अरबी कहवा और लुबान की खुशबू से किया जाता है। और दोस्तों, यही चीज़ ओमानी मेहमान नवाजी को दुनिया भर में मुनफरिद बनाती है। दोस्तों, सुल्तान काबूस बिन सईद सिर्फ ओमान के हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उन्हें जदीद ओमान का मेमार कहा जाता है। उन्होंने तकरीबन 50 साल तक ओमान पर हुकूमत की और इस दौरान एक पसमानदा मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता और पुरअमन ममालिक में शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, हर ताकतवर इंसान की ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब वक्त उसे भी रोक देता है। 2014 में सुल्तान काबूस को एक ख़तरनाक बीमारी लाहक हुई। ये बीमारी बड़ी आंत के कैंसर की थी। इलाज के लिए वो कई मरतबा जर्मनी भी गए, लेकिन बीमारी मुसलसल बढ़ती रही। फिर वो वक्त आया जिसने पूरे ओमान को गम में डबो दिया। 10 जनवरी 2020 को सुल्तान काबूस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, जैसे ही उनकी वफ़ात की खबर सामने आई तो पूरे ओमान में सोग की फ़ज़ा फैल गई। लोग सड़कों पर रो रहे थे, क्योंकि सुल्तान काबूस सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि अवाम के दिलों की धड़कन बन चुके थे। हैरानकुन बात यह थी कि सुल्तान काबूस की कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उनकी वफ़ात के बाद पूरी दुनिया की नज़रें ओमान पर जम गईं कि अब अगला सुल्तान कौन होगा। लेकिन दोस्तों, सुल्तान काबूस अपनी ज़िंदगी में ही इस मसले का हल छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी वफ़ात से पहले एक ख़त लिखकर महफूज कर दिया था, जिसमें अगले सुल्तान का नाम मौजूद था। जब उनकी वफ़ात हुई तो सरकारी हुक्काम ने वो ख़त खोला और फिर सरकारी टीवी पर ऐलान किया गया कि सुल्तान हैसम बिन तारिक ओमान के नए सुल्तान होंगे। दोस्तों, दुनिया हैरान रह गई कि इक़्तिदार की मुंतकली इतने पुरअमन अंदाज में कैसे हो गई। न कोई बगावत, न कोई हंगामा और ना ही इक़्तिदार की जंग। यही चीज़ ओमान को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। सुल्तान हैसम बिन तारिक ने इक़्तिदार संभालने के बाद ऐलान किया कि वो सुल्तान काबूस के तरक्याती विजन को जारी रखेंगे और आज भी ओमान तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। दोस्तों, ओमान आज एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां जदीदियत और रिवायत एक साथ सांस लेती हैं, जहां मस्जिदों की अज़ानें, समंदर की हवाएं, लोबान की खुशबू और सफ़ेद इमारतों की चमक इंसान को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ के लोग आज भी अपनी सकाफ़त, रिवायात और मेहमान नवाजी पर फ़ख्र करते हैं। अगर आप कभी ओमान जाएं तो वहाँ की खामोश रातें, साफ़ सड़कें, खूबसूरत मसाजिद और पुरसुकून माहौल शायद ज़िंदगी भर आपके दिल में बस जाए। दोस्तों, ओमान सिर्फ एक अरब मुल्क नहीं, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ सुकून, तहजीब और तरक्की एक साथ नज़र आती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर के लाखों लोग हर साल इस खूबसूरत सरजमीन की सैर के लिए आते हैं। दोस्तों, आपको ओमान के बारे में सबसे हैरानकुन बात कौन सी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि ऐसी ही मज़ीद हैरानकुन और मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।